जाते हैं विक्रम सिंह नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विक्रम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास CDSL के शेयर हैं, 100 शेयर हैं 1350 के रेट से। तो मेरा जो व्यू पॉइंट है वो नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स का है। तो अभी क्या करना है, इसमें एवरेज करना है या मतलब प्रॉफिट आ जाएगा? गौरव, CDSL को एवरेज करके रखना चाहिए 3-4 साल के लिए। देखिए, एवरेज तो नहीं करना चाहिए। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी ये कहा है कि गिरते हुए स्टॉक्स को आप एवरेज करोगे, आपकी बाइंग प्राइस का हमेशा नीचे रहेगा, आपको एंट्री हमेशा लगते रहेगा। तो गिरते हुए स्टॉक को मत कीजिए, वीकनेस को आप बाय मत कीजिए, स्ट्रेंथ को आपको बाय करना है। या तो मेजर सपोर्ट्स वगैरह पे अगर आता है तो आप वहां पे उसको एक बार बाय कर दे सकते हैं। यहाँ पे आप इसके डेली या वीकली चार्ट्स अगर देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में क्लियरली स्टॉक है, और क्रिटिकल सपोर्ट्स के नीचे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप बने रहेगी, लेकिन एवरेजिंग की मैं इसमें सलाह नहीं दूंगा। ओके, तो उसमें एवरेज करने की सलाह नहीं है, यहाँ पे बने रह सकते हैं आप अगर आपको बहुत लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा, एक बड़ा कन्फ्यूज़न इस समय मार्केट में चल रहा है और वो कन्फ्यूज़न है होली की छुट्टी को लेकर के। महाराष्ट्र में 7 तारीख को है और बाकी देश में 8 मार्च को है। अब इस कन्फ्यूज़न को लेकर के बाज़ार के पार्टिसिपेंट खास तौर पे दिक्कत में आ रहे हैं, उनको बड़ी उलझन सी हो रही है। तो NSE के जो सदस्यों का संगठन है एनमी, उसने एक चिट्ठी लिखी है सरकार को, एक्सचेंज को, वित्त मंत्रालय से भी सभी को, कि इस को ठीक किया जाए, इसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि इससे दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है, क्यों उसको चेंज करना चाहिए, इस पे बातचीत करेंगे एनमी के प्रेसिडेंट कमलेश शाह जी से। कमलेश जी नमस्कार। आपके यहाँ तो 8 तारीख को है दिल्ली वगैरह में या बाकी देश में, महाराष्ट्र मुंबई में 7 तारीख को। क्या समस्या क्या रही है, आपने चिट्ठी क्या लिखी है? ये देखो, ये इस टाइम कंफ्यूजन है। एक्सेप्ट महाराष्ट्र, बाकी सारी जगह पर होली 8 तारीख को मनाई जाएगी। ये एक रंगों का त्योहार है और इसमें फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है ऑफिस ओपन करने के लिए। खास करके लेडीज मेंबर कैसे वो ऑफिस ट्रैवल करेगी। कुछ कमर्शियल प्रीमाइसेस होली के दिन बंद भी है 8 तारीख को, जो कि ट्रेडिंग हॉलीडे नहीं है अभी। बैंक्स आर क्लोज्ड ऑन 8, तो कैसे उसका पे इन किया जाएगा। खास करके जो बैंक डीपी है, तो डीपी ऑपरेशन कैसे उसको प्रोसेस करेंगे। T+1 सेटलमेंट है, सेटलमेंट प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो सकता है। इवन NSE के रूल कहते हैं कि अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर पार्टिसिपेट न कर पाए तो मार्केट को बंद होना चाहिए। होली दूसरे त्योहार से काफी डिफरेंट है और यहाँ पे कुछ ब्रोकर की ऑफिस अलग अलग स्टेट में होती है। एक दिन अगर महाराष्ट्र में बंद रहेगा, बाकी दिन दूसरी जगह बंद रहेगा, तो फंक्शन कैसे कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की बात है कि इन्वेस्टर मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर तो मेरा ये मानना है कि एक सिंगल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए पूरे देश के लिए तो ये बेहतर होगा। अगर ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि दोनों दिन हॉलीडे डिक्लेयर कर दे, ट्रेडिंग हॉलीडे डिक्लेयर कर दे, जिससे कि सेटलमेंट प्रोसेस भी स्मूथली हो जाए, इन्वेस्टर को भी कोई नुकसान ना हो और ये त्योहार को भी लोग सही तरीके से मना सके। आपका जो दूसरा वाला सुझाव है बहुत अच्छा है, वो कि 7 और 8 दोनों दिन होली मनाई जानी चाहिए। मैं तो उसके समर्थन में हूँ कि दोनों दिन होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए कि आपने चिट्ठी लिखी है, मंत्रालय को भी लिखी, सेबी को भी लिखी है, NSE BSE भी लिखी, कोई रिस्पांस, कोई बातचीत हुई इस पर? उन्होंने कुछ भरोसा दिलाया आपको कि विचार करेंगे? सर मुझे काफी उम्मीद है कि इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि ये कुछ गलतियां हैं, टेक्निकल एरर है और ये होली का त्योहार कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है सभी के लिए। और देखिए, इसमें तो ऐसा है कि मुंबई में सिचुएशन ऐसी है कि हस्बैंड को एक दिन छुट्टी है और वाइफ को दूसरे दिन छुट्टी है। होली का त्योहार मना कैसे पाएंगे वो लोग। और ये फैमिली का त्योहार होता है, रंगों का त्योहार है। इसमें फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है ऑफिस ओपन करने के लिए, इसीलिए इस बात को हमने बताई है। और हम ये चाहते हैं कि एक ही दिन हॉलीडे डिक्लेयर करें पूरे इंडिया के लिए, जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं एक दिन के लिए तो खाली ट्रेडिंग हॉलीडे, मैं ये नहीं बोलता हूं कि पूरा देश बंद हो जाए, खाली ये ट्रेडिंग हॉलीडे जो है एक्सचेंज का, उसको 2 दिन के लिए किया जाए, जिससे कि ये मामला हल हो सकता है।
हाँ, आप सही कह रहे हैं। एक जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको पता होगा, एक RH करके भी होता है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, वैसा भी किया जा सकता है, जिससे कि जो कमलेश जी कह रहे हैं कि ट्रेडिंग हॉलीडे कर दीजिए आप दोनों दिन, अगर आपको लगता है कि नहीं 2 दिन ही रहेगा, और अदरवाइज़ तो वास्तव में तो 1 दिन होनी चाहिए। और ये बात सही है कि ये त्यौहार फिजिकल प्रेजेंस का है, ये त्यौहार आप मन में बैठ के नहीं बना सकते, इसको फिजिकली बनाना पड़ता है, तो इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो कमलेश जी, हम लोग उम्मीद करेंगे कि कुछ ना कुछ फैसला आएगा। अभी तो समय है, क्योंकि पूरा हफ्ता भी बाकी है, 4-6 दिन, तो डिसीजन हो सकता है। उम्मीद करें हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर, और इसका जरूर से सॉल्यूशन आएगा और सभी लोग इसको त्योहार को मना सकेंगे। ओके कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एनएमई यानी जो NSE के ब्रोकर संगठन है, उनका ये मानना है कि होली की छुट्टी 1 दिन होनी चाहिए। अगर 1 दिन नहीं हो सकती तो फिर 2 दिन करिए आप ट्रेडिंग हॉलीडे, लेकिन 1 दिन देश में, पूरे देश में, और 1 दिन खाली मुंबई महाराष्ट्र में, ये थोड़ा सा एनोमली है, उनको कामकाजी दिक्कत आ रही है इसमें। गौरव मिश्रा, आप क्या चाहते हैं, कब होनी चाहिए, दोनों दिन कि 1 दिन? देखिए, दोनों दिन तो सबके लिए अच्छा रहेगा कि आपको भी अच्छा मौका मिल जाएगा खेलने के लिए भी, आराम के लिए भी। दिल अपना वही चाहेगा, लेकिन ऑब्वियसली मेरे बॉसेस नहीं चाहेंगे वो। तो मैं कंपनी के एम्प्लॉय के हिसाब से कहूँ तो प्रोबेबली 1 दिन होना चाहिए। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अब मेरी वाइफ है, वो भी स्टॉक मार्केट में है, तो मैं यही कहूंगा कि उनके लिए भी जाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत एक अच्छी बात उन्होंने कही है। तो 1 ही दिन अगर रहेगा तो सिर्फ खेलना भी नहीं, बट एक प्रॉपर एक चैनलाइज हो जाएगा रिसोर्सेज भी। तो 1 ही दिन रखिए, वो मेरे सबसे बेहतर रहेगा। ओके, तो ये भाई सारे पार्टिसिपेंट की मांग है कि 1 दिन होनी चाहिए छुट्टी, वो 7 को हो या 8 को हो, मतलब दोनों दिन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, पूरे देश में 1 ही दिन होनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अभी कुछ दिन है, शायद हम लोगों को ये कंफ्यूजन दूर होता हुआ दिखे। वापस लौटते हैं अपने दर्शकों की तरफ। संदीप हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हेलो सर। जी जी संदीप बताइए। सर, मेरे पास BPCL के 150 शेयर्स हैं 337 के उस पे। तो मेरा सवाल ये है कि सर, अगर ये नीचे जा रहा है तो कितने प्राइस में इसको एवरेज करूं, और दूसरा ये है कि मैं इसको किस रेंज पे आए तो मैं इसको सेल करूं। गौरव, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार है। 337 इनकी बाई है, कहाँ पे एवरेज करें या कहाँ पे सेल करें? देखिए, OMCs में फॉलो बाइंग जो है ना, वो थोड़ी नजरअंदाज है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, उसके मैं डेली या वीकली चार्ट पे देखता हूँ, तो एक मेजर 200 वीक की एवरेज से ये घूम के फिर नीचे आया है, जो आपकी आ रही है 360 के लिए। तकरीबन 250 रुपए के आसपास की एवरेज है HPCL की। तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं आ रहा है, मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पे कुछ हो पाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि थोड़े डायवर्जेंस थे, ऊपर गया है स्टॉक, ये आपको टाइम करेक्शन ज्यादा रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि एक बार के लिए स्टॉक को अवॉइड कीजिए, निकाल दीजिए, बड़ा इसमें लॉस नहीं है। एक बार के लिए निकाल दीजिए, या अगर आपको चाहिए तो 2-4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखे, आपको ऊपर में निकालना है तो आप निकाल दीजिए, बट इसमें होल्ड मत रखिए फिलहाल। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जितना आप टाइम देंगे, अगर आपने 1 साल के बाद में 10% रिटर्न बनाया, तो कहने के लिए रिटर्न खराब नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि आप किसी और स्टॉक में डाल के आप ज्यादा रिटर्न बना लें। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट OMCs में काफी ज्यादा है। ट्रेंड अभी भी फिलहाल उतना क्लियर नहीं है, तो उसको अवॉइड कीजिए। ट्रेडिंग के लिए ऐसे भी यहाँ पे मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको यहाँ पे एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। हाँ, देखिए, अब LPG के दाम भी बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद शेयर्स पे कोई बहुत बड़ी रौनक आती हुई दिख नहीं रही सारी OMCs में। तो गौरव की ये सलाह है कि इसमें से निकल कहीं और अच्छे इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। अगला सवाल है अरुण का, मुंबई से। अरुण जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर जी। जी हाँ, मेरे पास LIC जो लिस्टेड हुआ लेटेस्ट, वो 710 में मैंने 100 शेयर्स बाई किए हैं। तो मेरा टारगेट 1 साल रखने का, 1 या 1.5 साल रख सकते हैं इसको? 710 में आपने लिया है LIC, साल 1.5 साल में 710 से ऊपर जाएगा क्या? देखिए, LIC के अगर आप मैं चार्ट देखता हूँ, मैं इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिला था। जब लिस्टिंग हुआ तो उसके बाद से काफी करेक्शन हमको देखने मिला था। यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ा वो समय बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो रिवर्सल दिखाने के बाद में भी अब यहाँ पे फॉल आ चुकी है, तो फिर से डाउन ट्रेंड में फिलहाल आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उछाल आपको देखने मिल सकती है, लेकिन मैं 700 के लिए फिलहाल प्ले नहीं करूंगा। इसके इमीडिएट हर्डल्स जो है वो 640 के हैं, तो 640 से 650 आप पकड़ लीजिए। तो ये 650 के ऊपर सस्टेन हो गया तो ये आपके लेवल को पार कर लेगा। और वो कब तक होगा बोलना डिफिकल्ट है, कि जब तक वो कोई डाउन ट्रेंड में है, ये कहना कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आएगा, वो बोलना काफी डिफिकल्ट होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बने रहिए। स्थिति ज्यादा खराब उसमें फिलहाल लग नहीं रही है। एक्शन जो है इसके अंदर शुरू होगा वो 650 के ऊपर होगा। तो बने रहिए, लेकिन समय आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, तब आपके लक्ष्य आएंगे LIC में।
हासिल करने के लिए। अगला सवाल है राजेश का, जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी बताइए क्या हालचाल है, गर्मी शुरू हो गई वहाँ कि अभी भी मौसम बढ़िया है? गुड मॉर्निंग सर, मैं राजेश बात कर रहा हूँ जम्मू विजयपुर से। सर गर्मी अभी शुरू होने को है। अच्छा। मार्च आ गया, अभी गर्मी शुरू होने को है यहाँ। ओके तो गई अभी। जी जी। तो बताइए क्या सवाल है टीसीएस पे? सर मेरा एक टीसीएस था 3466 में 45 क्वांटिटी, और एक है मेरा सर यू फ्लेक्स लिया है मैंने 450 में 60 क्वांटिटी। इन दोनों पे व्यू चाहिए था सर मुझे। बताइए गौरव, पहले टीसीएस 3466 पे इन्होंने लिया है। देखिए शॉर्ट टर्म का अगर इनका नजरिया है तो पेन रहेगा। एक 3450 के लेवल्स पे एक ब्रेकआउट है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे आया है। तो यहाँ पे अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो कोई अगर उछाल आ रहा है तो एग्जिट कीजिए। अगर इनका नजरिया 2 साल का है तो बिल्कुल बना रहिए। और मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ कि 2 साल के अंदर मुझे काफी अच्छी तेजी लग रही है आईटी स्पेस के अंदर। तो आपके काफी सारे जो स्टॉक्स हैं काफी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपका नजरिया 2 साल का तो बिल्कुल बनाना चाहिए। और अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, ट्रेडिंग के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई उछाल देखने मिलती है तो एग्जिट कीजिए। 3500 के वीकली क्लोजिंग के जब तक ऊपर नहीं जाएगा स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, टाइम करेक्शन चलता रहेगा इसके अंदर। और यूफ्लेक्स इन्होंने 450 पे ले रखा है। जी कौन सा स्टॉक कहा आपने? यूफ्लेक्स। देखिए अगर मैं यूफ्लेक्स के अगर यहाँ पे मैं डेली चार्ट देखूं मैं यहाँ पे, और जो सबसे पिछले 6 या 9 महीने के भी अगर मैं डेटा में देख पा रहा हूँ चार्ट्स के अंदर, तो कंसिस्टेंटली आप देखिए करेक्शन हो रहा है, काफी डीप करेक्शन भी हुआ है। यहाँ पे मैं कहूंगा जो प्रीवियस स्विंग लो है आपके जो 345-50 के, आप उसको एक बार स्टॉप लॉस रख लीजिए और ऊपर में एग्जिट के मौके ढूंढिए। देखिए काफी करेक्शन आ चुका है और यहाँ पे कोई ऐसे बड़े रिवर्सल के संकेत आ नहीं है। टेक्निकल बाउंस बैक है वो जो अभी हमको फिलहाल देखने मिल रहा है। वीकली चार्ट में सभी मेजर में इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। तो मेरे हिसाब से उछाल में एग्जिट के मौके ढूंढिए। 345 टिक स्टॉप लॉस। यू फ्लेक्स में उछाल पे निकलिएगा, क्योंकि इसमें कई सारे एक्शंस भी हाल फिलहाल में आपने खबरों में पढ़े होंगे, तो बहुत वाइज नहीं होगा कि इसमें आप बहुत लंबे समय तक होल्ड करें, क्योंकि नीचे डाउन साइड ज़्यादा है इसमें। अच्छा, इस बीच एक खबर आ रही, वो भी आपको बताता हूँ। इंडोको रेमेडीज़ की जो गोवा यूनिट है, गोवा प्लांट है, उसको यूएस एफडीए से 4 आपत्तियाँ मिली हैं। गोवा यूनिट में जो जाँच की यूएस एफडीए ने, तो उसमें उन्होंने 4 ऑब्जर्वेशंस अपने दिए हैं, जिसको इनको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए स्टॉक पे थोड़ा सा दबाव है, 1-2% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है इंडोको रेमेडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। MS सिद्दीकी मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्दीकी साहब बताइए क्या सवाल है आपका? सर वेरी गुड मॉर्निंग जी, good morning. I have got 1221 shares of Castrol India Limited at the rate of 168 rupees and 69 paisa. This is the average price. Otherwise, it was 191 rupees. मैंने एवरेज करके उसको 168 पे ले आया। अब क्या करना है? बहुत दिन से मेरे पास पड़े हैं, ये कई साल हो गए। अब तो और नीचे आया 115 पे कैस्ट्रॉल। गौरव, कैस्ट्रॉल 1221 शेयर इनके पास हो चुके हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए ये थोड़ा डाइसी क्वेश्चन इसलिए रहेगा क्योंकि अगर मैं इसके नॉर्मल चार्ट्स, वीकली चार्ट्स पे देखूं, 200 वीक की एवरेज लगा हुआ मैं, तो ये सालों से उसको काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। अगर उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वहीं से बाउंस कर रहा है, अगर उसको तोड़ दिया तो वहीं से रिवर्स कर रहा है। तो जो करंट राइज हमको देखने मिली थी 135 के करीब, वो भी वहीं से रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जब तक 135 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं आएगा, स्ट्रक्चर इसका वीक ही रहेगा, सेल ऑन राइज का कैंडिडेट ही रहेगा ये। तो एक बार आप इसको उछाल के लिए अगर मिलते हैं तो आप एग्जिट के मौके ढूंढिए। और जो इमीडिएट सपोर्ट इसके देखने मिल रहे हैं वो 105 के करीब गया है। ओके, तो अच्छा, चूंकि काफ़ी नीचे तो उसको होल्ड करने में बने रहे, उसमें क्या डिविडेंड वगैरह तो मिलता ही रहेगा इनको? गौरव देखिए डिविडेंड एक सही चीज है, लेकिन जो असली पैसा बनता है नीरज जी, जो मैं मानता हूँ चीज को, वो है प्राइस अप्रिसिएशन से। अगर आपको साल का अगर डिविडेंड यील्ड पे अगर कहा जाए कि अगर 5%, 7%, 10% की है तो खराब नहीं है। लेकिन अगर प्राइस अप्रिसिएशन अगर आपको 15-20% CAGR मिल रहा है तो वो आपको ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफी उसका अंतर आपको महसूस होने लग जाएगा। तो मैं हमेशा वो देखता हूँ कि अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स को भी बाय करते हैं, हाई डिविडेंड स्टॉक्स, उसको अगर आपने सही प्राइस पे बाय किया
तो उसके लिए आपके लिए काफी अच्छा होता है, बिकॉज आप दोनों साइड से पैसा बनाओगे, आप डिविडेंड से भी बनाओगे और स्टॉक मोमेंटम में भी रहेगा। यहाँ पे है कि डिविडेंड भले ही मिलता रहे लेकिन ट्रेंड है वो वीक है, तो जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो उसके फॉल से नलीफाई होता रहेगा, तो वो सबसे पेन पॉइंट्स में बना रहेगा। ओके, तो सिद्दीकी साहब आपके लिए ये राय है यूफ कैस्ट्रॉल इंडिया में। विक्रांत नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से। विक्रांत, सवाल पूछिए अपना। सर मेरा 1880 रुपए का बाइंग पे 215 शेयर मैंने लिया है अडानी इंटरप्राइजेस के नाम। गौरव, इस पे राय बनेगी क्या चार्ट पे? जी राय जरूर दूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि काफी वोलेटाइल है, और अगर आपके अभी जो मौजूदा स्तर में जो मोमेंटम आया है आपके भाव के करीब, एक बार आप एग्जिट कीजिए। एक रिटेल ट्रेडर के लिए इतनी ऑलरेडी मैनेज करना काफी मुश्किल होता है, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है। ये जो उसने जो प्रीवियस लो बनाया था वही एक हर चार्ट पे आपको देखने मिलेगा कि वो प्रीवियस लो तो नहीं तोड़ेगा तब तक ये वीक नहीं रहेगा, तो उछाल में आप एग्जिट के मौके ढूंढिए। एक 70% इंटरेस्टमेंट से बाउंस पे हमको देखने मिला, तो प्राइमली एक वापस आपके लेवल्स के आसपास में आ जाए, तो अगर आता है तो एग्जिट के मौके ढूंढिए। फिलहाल ये ग्रुप स्टॉक से आप अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत खराब है और यहाँ से 50% गिरेंगे, बात गिरावट या बढ़त की नहीं है, बात है वोलेटिलिटी। आप ट्रेड वो लीजिए कि लेने के बाद में आपको थोड़ी पीस मिले, अगर आपकी पीस नहीं है तो मतलब आपके जो सिलेक्शन है वो सही नहीं है। ओके, तो उछाल पर अपने भाव के करीब जब आए तो इसमें से एग्जिट लीजिए। बहुत वोलेटाइल शेयर में बने रहना समझदारी नहीं है यहाँ पे। हमारे साथ हैं आशवीर सिंह हिसार से। आशवीर जी बताइए क्या सवाल है? अच्छा, आशवीर जी से कनेक्शन जुड़ नहीं रहा हमारे साथ, तो चलिए हम एक ट्विटर से सवाल लेते हैं। ट्विटर पे एक सवाल है ब्रिटानिया पर। पूछना चाहते हैं कि जो इस वक्त मानसून की और एल नीनो की बातचीत चल रही है, इसको भी डिस्काउंट कर लें देखते हुए क्या ब्रिटानिया में करंट प्राइस पे किसी प्रकार का ट्रेड बनता है? गौरव। देखिए फंडामेंटली तो मैं इस पर राय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर मैं टेक्निकल के हिसाब से अगर देखूं तो मैं यहाँ पे प्राइमरी नहीं कहूंगा। 4200 के आसपास में अगर आता है स्टॉक तो मेरे लिए वो एक बेटर एंट्री पॉइंट होगा, प्रीवियस ब्रेकआउट का रीटेस्ट होगा। तो स्टॉक में स्ट्रक्चर में खराबी इतना ज्यादा नहीं लग रही, लेकिन फिलहाल मैं इसको अवॉइड करूंगा, मैं इसको बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। ओके, तो लॉन्ग या शॉर्ट दोनों इसमें सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इसको फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए।